चलिए अब देखते हैं हम मध्य प्रदेश का फिजिकल डिवीजन। फिजिकल डिवीजन अभी जो हमने पढ़ा था ये क्या था? ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन है, यानी मध्य प्रदेश को गवर्न करने के लिए जो डिवीजन बनाए गए हैं ये उसके बारे में बात कर रहा था। अब हम पढ़ने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के फिजिकल डिवीजन, ज्योग्राफी। बहुत ही इजी टॉपिक है। मध्य प्रदेश के अंदर फिजिकल डिविजन्स 3 टाइप से कैटेगराइज किए गए हैं। पहला टाइप है मध्य उच्च प्रदेश या फिर सेंट्रल हाईलैंड। काफी बड़ा एरिया है ये, सेंट्रल हाईलैंड यानी मध्य उच्च प्रदेश। ऐसा एरिया मध्य प्रदेश के अंदर जो आसपास के इलाकों से थोड़ा ऊंचाई पर है। दूसरा क्लासिफिकेशन है इसका सतपुड़ा मेकल रेंज यानी सतपुड़ा मेकल श्रेणी। पर्वत श्रृंखला है, अभी पढ़ेंगे नीचे तब समझ में आएगा सतपुड़ा मेकल श्रेणी क्या है। और तीसरा क्लासिफिकेशन क्या है? तीसरा क्लासिफिकेशन है ईस्टर्न प्लेटो या पूर्वी पठार। मध्य प्रदेश का जो पूर्व क्षेत्र है, यहाँ पर जो पठार है, जो प्लेटो है उसका। अब ये जो पहला एरिया पहला है मध्य प्रदेश का मध्य उच्च प्रदेश या सेंट्रल हाईलैंड, इसके अंदर में क्या क्या आता है वो समझते हैं। इसके अंदर पहला क्लासिफिकेशन किया गया है बुंदेलखंड प्लेटो। बुंदेलखंड कहाँ पर है? ये एरिया दिख रहा है मध्य प्रदेश के अंदर, ये बुंदेलखंड। थोड़ा बड़ा बना दिया मैंने, ये कह सकते हैं बुंदेलखंड मध्य प्रदेश के अंदर, बाकी उत्तर प्रदेश में है। तो बुंदेलखंड प्लेटो इज अ रीजन लोकेटेड इन सेंट्रल इंडिया व्हिच कवर्स पार्ट्स ऑफ द स्टेट्स ऑफ उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। मतलब एक ऐसा एरिया है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ जिलों को, कुछ एरिया कवर करता है। ये है बुंदेलखंड प्लेटो। लोकेशन देखी जाए तो क्या है? रीवा पन्ना के जो पठार है, रीवा पन्ना कहाँ है? यही एरिया है। यहाँ पन्ना है, यहाँ छतरपुर है, यहाँ रीवा है, यहाँ मऊगंज आ जाता है इधर। तो रीवा पन्ना के जो पठार है, पन्ना यहाँ है सब पूरे में, ये मेन है सेंट्रल, ये बुंदेलखंड प्लेटो में। यहाँ क्या लिखा है? लोकेटेड इन द साउथ ऑफ यमुना रिवर एंड द नॉर्थ ऑफ विंध्या रेंज। अभी विंध्याचल रेंज पढ़ेंगे तो समझ में आएगा मध्य प्रदेश के अंदर ये विंध्याचल रेंज है। इसके ऊपर का जो ये एरिया है, यहाँ यमुना नदी बह रही है, यमुना के नीचे और विंध्या के ऊपर ये आ जाता है बुंदेलखंड प्लेटो। ये एरिया कवर करता है लगभग 22,733 स्क्वायर किलोमीटर। 22,733 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया कवर करता है बुंदेलखंड प्लेटो। तो यूपी और एमपी मिलाकर मेनली जो डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो कौन कौन से आ जाते हैं? टीकमगढ़ आता है, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, पन्ना, सागर। इसके बाद रीवा, रीवा, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, दतिया, पन्ना, सागर और रीवा। अब इसके अलावा जो हिस्सा बचा है वो मध्य प्रदेश में नहीं आता है, उत्तर प्रदेश में आता है, बुंदेलखंड प्लेटो। अब इसकी टोपोग्राफी कैसी है? टोपोग्राफी मतलब निर्माण किस तरीके से हुआ है, बना कैसा है ये। जो आसपास का एरिया है वो लगभग 200-300 मीटर की ऊंचाई लिया हुआ है सी लेवल से। समुद्री तल से जो इसकी ऊंचाई है वो लगभग 200-300 मीटर के बीच में, और लगभग पूरा एरिया फ्लैट है। बहुत बड़े बड़े पहाड़ नहीं मिलेंगे यहाँ पर, बस एक बहुत ऊंची पहाड़ी मिलती है, वो है सिद्ध बाबा पीक, 1172, 1172 मीटर की एक पीक है सिद्ध बाबा पीक। एक तरीके से देखा जाए तो रीवा पन्ना प्लेटो जो है वो मध्य प्रदेश का 7 से 8% एरिया ऑफ एमपी
7 to 8% ऑफ एरिया ऑफ मध्य प्रदेश रीवा पन्ना प्लेटो या बुंदेलखंड प्लेटो का हो जाता है। मध्य प्रदेश का टोटल एरिया जो है उसका 7 से 8% एरिया रीवा पन्ना प्लेटो में आ जाता है या बुंदेलखंड प्लेटो में आ जाता है। ग्रेनाइट और नीस टाइप के यहाँ पर आर्कियन एरिया के जब अर्थ का फॉर्मेशन हो रहा था तो अलग अलग एरा हुए, मतलब टाइम के बहुत बड़े बड़े स्पैन होते थे, उसको एरा कहा जाता है। तो ये आर्कियन एरा वाला टाइम था जिस टाइम पर ये रॉक्स तैयार हुए, ग्रेनाइट और नीस। क्लाइमेट कैसा रहता है यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा तो मध्य प्रदेश का हाईएस्ट टेम्परेचर वाला जो रीजन आता है, जो हाईएस्ट टेम्परेचर मध्य प्रदेश में जहां होता है वो छतरपुर में है जगह। और छतरपुर कहाँ लाई करता है? बुंदेलखंड प्लेटो में। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो ये रीजन है ये हाफ ड्राई क्लाइमेट विथ हॉट समर एंड रिलेटिवली कोल्ड विंटर, ऐसा समय रहता है, ऐसा सीजन रहता है यहाँ पर जो लगभग आधे से ज्यादा साल के 6 से 8 महीने यहाँ पर गर्मी पड़ती है, हॉट समर पड़ता है, सूखा मौसम रहता है। और जो ठंड का समय रहता है उसमें भी ठंड काफी ज्यादा पड़ती है। बारिश कितनी होती है? एनुअल रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर, 75 से 100 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखेंगे, क्लाइमेट और रेनफॉल दोनों इंपॉर्टेंट है। छह से 8 महीने हॉट समर रहता है, मतलब सूखा मौसम रहता है। ड्राई सीजन, साल में एनुअल रेनफॉल होती है 75 से 100 सेंटीमीटर। अभी जब हम ये पढ़ रहे हैं तो आप अपने दिमाग में चित्र बना के रखें किस चीज का, वो जो हाईएस्ट टेम्परेचर वाली जगह है नौगांव, 49 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर पहुंचा था जहां। आप इसको याद रख के बुंदेलखंड प्लेटो को समझने की कोशिश करेंगे कि ड्राई सीजन ज्यादातर समय तक रहता है। एक बार इतना ज्यादा टेम्परेचर पहुंच गया तो वो टेम्परेचर कूल डाउन होने में धीरे धीरे टाइम निकलता है। तो ड्राई सीजन मोस्ट ऑफ द ईयर निकलेगा यहाँ पर। बारिश भी एवरेज रहेगी 75 से 100 सेंटीमीटर। चलिए आगे देखते हैं वेजिटेशन कैसा रहेगा। नेचुरल वेजिटेशन, वेजिटेशन यानी वनस्पति कैसी रहेगी, आसपास पेड़ पौधे किस प्रकार के रहेंगे। बुंदेलखंड प्लेटो के जो भी, अब क्योंकि हमें ये पता है ड्राई सीजन ज्यादा रहता है तो जहां सूखा मौसम रहेगा वहां पर थॉर्नी श्रब्स, मतलब कांटेदार वृक्ष होंगे, जो छोटे छोटे पेड़ होते हैं, झाड़ियां, कांटेदार झाड़ियां रहेंगी, ग्रास लैंड ज्यादा होंगे और ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट होगा। ड्राई डेसिडियस यहाँ पर क्योंकि ड्राई क्लाइमेट है तो उसी तरीके से जो यहाँ की वनस्पति है या प्लांटेशन है वो किस प्रकार का हो गया? थॉर्नी हो गया है, बबूल ज्यादा रहेगा, सूखे हुए पेड़ पौधे जो रहते हैं वो ज्यादा रहेंगे। रिवर्स कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है रिवर्स। नदियां कौन सी है यहाँ पर? यहाँ पर है बेतवा, केन, धासन, सिंध, जामनी। इसके अलावा उर्मिल भी है, उर्मिल, बेतवा, केन, धासन, सिंध, जामनी, उर्मिल। अब ये चीज समझ में आ रही है कि बुंदेलखंड प्लेटो कहाँ है, जहां पर केन बेतवा को लिंक करने वाला प्रोजेक्ट बन रहा है। अभी आप इसके थोड़े दिन पहले से आप देख रहे होंगे, 1-2 हफ्ते के लगभग से यहाँ पर प्रोटेस्ट हो रही है, किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां के जो लोकल लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि हमें ये नहीं चाहिए, हमारा गांव डूबने वाला है इसकी वजह से। और गांव डूबने वाला है तो हमको जो उसके बदले में मुआवजा मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला है। तो इस चीज से याद रख सकते हैं यहाँ पर कौन सी नदी है बुंदेलखंड प्लेटो में? केन, बेतवा, धासन, सिंध, जामिल और उर्मिल, ये नदियों के नाम याद रखेंगे। इसके बाद आता है रीवा पन्ना प्लेटो, रीवा पन्ना के पठार। अभी अपन ने जो मैप देखा था उसमें अपन ने मार्क किया था बुंदेलखंड प्लेटो ऐसा, इसी से मिलता जुलता, कोई अलग क्लासिफिकेशन नहीं है, ये बस ओवरलैपिंग जोन है। ये जो ये एरिया है
मैप में दिख रहा होगा, ये है रीवा पन्ना प्लेटो, साउथ ईस्ट ऑफ बुंदेलखंड। ये बुंदेलखंड है, इसके साउथ ईस्ट में। बघेलखंड कहाँ पर है? नॉर्थ वेस्ट ऑफ प्लेटो एंड द नॉर्थ ऑफ द विंध्या माउंटेन रेंज। ये मेजर सिटीज है यहाँ की, रीवा, पन्ना और सतना। कटनी का भी कुछ एरिया आ जाता है इसमें। अब क्योंकि रीवा का नाम आ रहा है तो एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो जाता है, मऊगंज। और सतना का नाम आ रहा है तो एक डिस्ट्रिक्ट और ऐड हो जाएगा, वो है मैहर। तो बघेलखंड प्लेटो जो है, या बघेलखंड की जगह रीवा पन्ना प्लेटो जो है, वो रीवा, पन्ना, सतना, मऊगंज, मैहर, 5 डिस्ट्रिक्ट। एरिया कितना है? 31,955 स्क्वायर किलोमीटर। मध्य प्रदेश राज्य का लगभग 10.37% ऑफ एरिया। टोपोग्राफी कैसी है इसकी? एवरेज हाइट जो है सी लेवल से वो लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचाई है। मतलब रीवा पन्ना के जो पठार हैं वो समुद्र से लगभग 300 से 500 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। बहुत ही फेमस वाटरफॉल है यहाँ पर। चचाई फॉल्स। यहाँ पर जो रॉक का स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का है? कड़प्पा पत्थर मिलते हैं, कड़प्पा विंध्या रॉक सिस्टम है, कड़प्पा की चट्टानें। मिनरल रिच एरिया है ये, काफी सारे मिनरल मिलते हैं। मिनरल रिच एरिया हम ऐसे बोल सकते हैं क्योंकि इसी के ये एरिया है, इससे ही थोड़ा और आगे बढ़ेंगे हम तो यहाँ आ जाएगा सिंगरौली। सिंगरौली में कोल माइंस है, तो मिनरल काफी सारे मिलते हैं यहाँ पर। बट हम अभी बात कर रहे हैं रीवा पन्ना प्लेटो की, तो यहाँ पर क्या है? सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल और क्वार्टजाइट। मतलब चूना पत्थर, सैंडस्टोन, शेल और क्वार्टजाइट। मार्बल भी मिलता है। सीमेंट फैक्ट्रीज है मैहर में, सतना में, रीवा में, काफी सारी है। तो ऐसे सारे मिनरल मिलते हैं जिनसे सीमेंट या बिल्डिंग मटेरियल बनता है। क्लाइमेट कैसा होता है यहाँ पर? ड्राई और हॉट समर होता है, और डिफरेंस हो जाता है रेनी मानसून। जो मानसून वाला टाइम आता है तो काफी ज्यादा बारिश भी होती है। सूखा क्लाइमेट नहीं है यहाँ पर, जैसे छतरपुर, निवाड़ी साइड पे है सूखा क्लाइमेट जहाँ पर बहुत गर्मी पड़ती है। यहाँ वैसा क्लाइमेट नहीं है, यहाँ पर बारिश भी होती है अच्छी। और जो ठंड रहती है विंटर सीजन है वो लाइट रहता है, नॉर्मल मॉडरेट विंटर। एवरेज रेनफॉल दी है यहाँ पर कितनी? 125 सेंटीमीटर पर ईयर। एमपी की एवरेज रेनफॉल है 112 सेंटीमीटर पर ईयर, एमपी की एवरेज है। इससे ज्यादा होती है रीवा पन्ना प्लेटो में, लेकिन इससे कम रेनफॉल होती है बुंदेलखंड प्लेटो में। नदियां हैं टोंस, बीहड़, महान, बेलन। टोंस नदी है, बेहड़ नदी है, महान नदी है, बेलन नदी है। एक और नदी एक्स्ट्रा आती है, वो है बिछिया, बिछिया नदी। टोंस, बीहड़, महान, बेलन और बिछिया। वेजिटेशन कैसा है, वनस्पति कैसी लगी है यहाँ पर? पन्ना प्लेटो जो है, रीवा पन्ना प्लेटो, इसमें ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। आप लोग पन्ना कई बार जा चुके होंगे तो पन्ना में आपने जंगल देखा होगा, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। मेनली जो पेड़ मिलते हैं वो कौन से हैं? टीक यानी सागौन, महुआ मिलता है यहाँ पर, तेंदू पत्ता मिलता है, बांस मिलता है, एक्सेल वुड मिलती है मेनली, लेकिन टीक है। इसके बाद आता है क्या? इसके बाद आती है नर्मदा सोन वैली। नर्मदा सोन वैली बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है ये मध्य प्रदेश के लिए, क्योंकि मध्य प्रदेश में मेजर रिवर्स जो होती हैं, जो मध्य प्रदेश की लगभग हर दूसरी नदी को पानी पहुंचाने का काम करती हैं, साल भर मध्य प्रदेश के हर जिले में पानी पहुंचता है, वो सब यहीं से निकलती हैं। नर्मदा सोन वैली वाला ही रीजन है जहाँ से आसपास की सभी नदियों को पानी पहुंचता है।
तो नर्मदा सोन वैली इज लोकेटेड इन द साउथ ऑफ विंध्या माउंटेन रेंज एंड द नॉर्थ ऑफ सतपुड़ा माउंटेन रेंज। तो ये विंध्या है, ये सतपुड़ा है, यहाँ मैकल है, मैकल से निकलती है ये नर्मदा, ये निकलती है सोन, यही मैकल से और नदियां भी निकलती हैं जो नीचे चली जाती हैं, मगर मेन रिवर ये है बीच में नर्मदा। नीचे ये है सतपुड़ा, ऊपर है विंध्या, और ये है मैकल। तो मैकल से निकल के विंध्या और सतपुड़ा के बीच से जाने वाली नदी है नर्मदा। तो दो माउंटेन रेंजेस के बीच से निकलती है नर्मदा रिवर। डिस्ट्रिक्ट कौन से आ जाते हैं इस रास्ते में? इस रास्ते में डिस्ट्रिक्ट आते हैं मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, नर्मदापुरम, रायसेन, खंडवा, देवास, बुरहानपुर, खरगोन, बड़वानी, धार। काफी बड़ा एरिया है ये। 26% ऑफ एमपी, मध्य प्रदेश का लगभग 26% एरिया नर्मदा सोन वैली कवर करती है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर कैसा है? ये है रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली मतलब अब एक तरफ ये विंध्या की पहाड़ियां हैं, इसके नीचे सतपुड़ा की पहाड़ियां हैं, तो दो माउंटेन रेंजेस के बीच से एक नदी बह रही है ये। तो ये जो ये ऐसी वैली बनती है जहां पर, इसको बोला जाता है रिफ्ट वैली। ये रिफ्ट वैली बनती है। किस प्रकार की चट्टानें हैं यहाँ पे? मेनली क्वार्ट्जाइट रॉक्स है, और हमने इसको देखा है कहाँ पर? भेड़ाघाट में काफी फेमस है मार्बल रॉक्स ऑफ भेड़ाघाट। मीजोलिथिक सिग्निफिकेंस की है। मीजोलिथिक एरा पढ़ा है, अभी पढ़ेंगे हिस्ट्री में। मीजोलिथिक एज की है ये सब चट्टानें यहाँ पर। इंडियन डीके सोनिया फॉसिल मिला था जो 550 मिलियन ईयर्स ओल्ड का एक फॉसिल मिला है, इंडियन डीके सोनिया नाम रखा है इसका। वो यहीं मिला था नर्मदा रीजन में। ये डीके सोनिया का नाम याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। क्लाइमेट कैसा रहता है? तो क्लाइमेट यहाँ पर रहता है, समर सूखा रहता है, गर्म रहता है नर्मदा रीजन में। एवरेज टेम्परेचर होता है 35 से 45 के बीच में। विंटर कैसे होते हैं? लाइट और ड्राई, यानी जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस के बीच में वेरी करता है, लेकिन रातें ठंडी हो जाती है, रात काफी ठंडी हो जाती है। रात में जो टेम्परेचर होता है वो 3 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, 3 डिग्री सेल्सियस से 9 डिग्री सेल्सियस। एनुअल रेनफॉल कितनी होती है यहाँ पर? 75 से 125 सेंटीमीटर। 75 सेंटीमीटर से 125 सेंटीमीटर एवरेज रेनफॉल है। सॉइल कौन सा मिलता है यहाँ पर? जो मेनली यहाँ पर सॉइल मिलता है वो डीप ब्लैक सॉइल है। डीप ब्लैक सॉइल, जैसा हमने देखा कौन कौन सी नदियां हैं, सोन, ताप्ती, देनवा, तवा, दूधी एक्सेट्रा। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं? हिरण भी है, फिर शक्कर भी है। तो नर्मदा, सोन, ताप्ती, देनवा, तवा, दूधी, हिरण और शक्कर, ये नदियां हैं जो नर्मदा सोन वैली के आसपास हैं। नर्मदा की सहायक नदियां हैं, या इस वैली में बहने वाली नदियों की सहायक नदियां हैं। जंगल किस प्रकार के हैं यहाँ पर? मेनली सागौन लगता है, टीक, साल, तेंदुपत्ता और बैम्बू। टीक, साल, तेंदुपत्ता और बैम्बू मेनली ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब क्योंकि नदियां अच्छी है यहाँ पर, तो एग्रीकल्चर भी काफी अच्छा हो जाता है यहाँ। ग्राउंड नट यानी मूंगफली, मूंग काफी अच्छी होती है इस एरिया में। जब अपन क्रॉप्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर कौन सा चीज बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अब ये जो नर्मदा सोन वैली है वो वेस्टर्न ईस्टर्न एमपी से स्टार्ट होके, ईस्ट से स्टार्ट होके वेस्ट तक जाती है,
बीच में ये सेंट्रल एमपी भी आता है। तो यहाँ जैसे जैसे काफी बड़ा रीजन हो गया ना ये, हो सकता है इस एरिया में कुछ अलग फसल होती हो, बीच में कुछ अलग होते हो। इधर क्योंकि वेस्टर्न एमपी है, इस एरिया में बारिश अच्छी होती है, हाई रेनफॉल, तो क्रॉप्स अलग टाइप के होंगे। यहाँ मीडियम रेनफॉल होती है, यहाँ लो रेनफॉल होती है, तो यहाँ के क्रॉप्स अलग होंगे, यहाँ के अलग होंगे, यहाँ के अलग होंगे। तो अब जब क्रॉप्स पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगी कि नर्मदा वैली में क्रॉप्स कौन से होते हैं। बट मेनली मूंग काफी अच्छा होता है यहाँ। एग्रीकल्चर ये समझ सकते हैं कि नर्मदा वैली, क्योंकि नर्मदा नदी का पानी मिलता रहता है, तो एग्रीकल्चर के लिए ये एक तरीके से वरदान का काम करती है। फिर आता है मालवा प्लेटो। मालवा यानी इंदौर, उज्जैन, देवास, यानी वेस्टर्न एमपी, मध्य प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र, सिचुएटेड बिटवीन द विंध्या रेंजेस एंड ईस्ट ऑफ द अरावली रेंजेस। अरावली क्या है? विंध्या रेंज तो अभी समझ में आ गई, हमने थोड़ा बहुत पढ़ लिया। तो ये ऐसा समझ लें कि ये इंडिया का मैप है, एक रिप्रेजेंटेटिव मैप। यहाँ गुजरात है, ये एरिया गुजरात का हो गया, ये एमपी हो गया ऐसा। यहाँ बैठा है राजस्थान, यहाँ है दिल्ली। अभी हमने प्रोटेस्ट तो देखे थे थोड़े दिन पहले, फरवरी मार्च के टाइम पे, अरावली की पहाड़ियों को बचाना है। तो अरावली तो लोग दिल्ली के पास बचा रहे थे, तो यहाँ मालवा प्लेटो के पास कहाँ अरावली आ रही? तो अरावली काफी बड़ा एरिया कवर करती है। अरावली यहाँ दिल्ली के पास से शुरू होकर ऐसे नीचे आती है, यहाँ गुजरात तक अंदर जाती है, काफी बड़ा रीजन है। अरावली ही रीजन है कि राजस्थान का जो ये मरुस्थल है, राजस्थान का, ये पाकिस्तान की तरफ तो पुश कर रहा है, लेकिन इंडिया की तरफ अंदर इस तरफ बड़ा नहीं हो रहा, क्योंकि अरावली की पहाड़ियां हैं बीच में। इस वजह से वो जो डस्ट है वो एमपी के अंदर एंटर नहीं हो पाती है, या होती है तो बहुत ही कम क्वांटिटी में होती है। एरिया का डेजर्टिफिकेशन या रेगिस्तानीकरण नहीं हो पा रहा है बिकॉज ऑफ अरावली। तो ये अरावली की जो पहाड़ियां हैं इसके ईस्ट में बोला जा रहा है, ये जो नीली लाइन खींची है ये इसके ईस्ट में, अरावली के ईस्ट में। और ये विंध्याचल रेंज यहाँ बनाई है हमने, तो विंध्याचल के वेस्ट में, यानी अरावली का ईस्ट और विंध्या का वेस्ट, ये जो बीच का रीजन मिलता है, ये जो ये रीजन मिला, ये है मालवा प्लेटो। डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से आते हैं इसमें? इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अगरमालवा, देवास, भोपाल भी आ जाता है, कुछ हिस्सा भोपाल का आ जाता है, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नीमच, सागर। काफी बड़ा एरिया हो गया ये तो। गुजरात से लेके यहाँ मध्य प्रदेश के बीच तक आता है, यहाँ तक आ रहा है मालवा प्लेटो, लेकिन विंध्याचल के ऊपर और अरावली के नीचे। मालवा प्लेटो में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आ जाते हैं? इंदौर, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, अगरमालवा, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, नीमच, सागर। डिस्ट्रिक्ट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन के हिसाब से याद करना चाहें तो क्या होगा? इंदौर आ जाएगा, इंदौर डिवीजन आ गया। फिर क्या आ जाएगा? ग्वालियर भी आ जाएगा, ग्वालियर डिवीजन, क्योंकि ये अशोकनगर, शिवपुरी, गुना, ये सब ग्वालियर डिवीजन का पार्ट है। फिर भोपाल डिवीजन भी आ जाएगा, लगभग 3 डिवीजन कवर हो जाएंगे। उज्जैन भी आ जाएगा, उज्जैन, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और सागर। 1 2 3 4 5, 5 डिवीजन आ जाएंगे, 5 एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन आ जाएंगे, तब मालवा प्लेटो तैयार होएगा। चले आगे देखते हैं टोपोग्राफी कैसी है इसकी। हाइट क्या है? द एवरेज हाइट ऑफ द प्लेटो रेंजेस फ्रॉम 450 से 600 मीटर अबव सी लेवल। समुद्र तल से ऊंचाई 450 से 600 मीटर ऊपर है, एंड इट इज रिलेटिवली फ्लैट टोपोग्राफी। अब क्योंकि प्लेटो आ रहा है यहाँ पर, प्लेटो मतलब क्या होता है?
एक ऐसा रीजन जो ऐसा फ्लैट चल रहा हो, ऐसे फ्लैट चल रहा हो, मतलब ऐसे फ्लैट लाइन ज्यादा हो, जहाँ पे एकदम से हाइट बढ़ी उसके बाद सब फ्लैट हो गया, फिर एकदम से हाइट बढ़ी फिर सब फ्लैट हो गया। तो ऐसे रीजन यहाँ पर फ्लैट टोपोग्राफी मिलती है, 450 से 600 मीटर हाइट है। इट इज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ डेक्कन प्लेटो। अब डेक्कन प्लेटो है ये यहाँ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, नॉर्दर्न कर्नाटका, छत्तीसगढ़ का कुछ एरिया, छत्तीसगढ़ नहीं, महाराष्ट्र, ये ऐसा ये रीजन कवर होगा इसका। तो ये नॉर्थ डेक्कन प्लेटो का पार्ट है, मालवा प्लेटो। द सदर्न बॉर्डर ऑफ मालवा रीजन इज मार्क्ड बाय द विंध्य परमाला पर्वतमाला। The Vindhya ranges are a lower mountain range that extends throughout central India. हमने विंध्याचल रेंज अभी देखी, सेंट्रल इंडिया में पूरी ऐसी लाइन बनाती है, सेपरेटिंग द मालवा प्लेटो फ्रॉम डेक्कन प्लेटो। चलिए, तो ये जो 3 हिल्स हैं, 854 मीटर ऊंची धजारी, 810 मीटर की सिगार, सिगार नहीं, सिगार 881 की है, और जाना पाव 854 मीटर ऊंची। ये तीनों इंदौर या मालवा प्लेटो जो है उसकी हाईएस्ट पीक्स है। तो ये 3 पीक्स हैं जो मालवा प्लेटो की हाईएस्ट है। मालवा प्लेटो में बहुत सारे और छोटे छोटे प्लेटोज भी आ जाते हैं। एक है उमटवाड़ा, फिर है देवास, फिर है खिचीवाड़ा, सोंदवाड़ा। ये सब मालवा प्लेटो का ही पार्ट है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि उमटवाड़ा प्लेटो किस एरिया में लाई करता है, किस रीजन में लाई करता है, तो ये सब मालवा प्लेटो का पार्ट है। जनरली मालवा प्लेटो काफी रिवर रिच एरिया माना जाता है, काफी सारी नदियां यहाँ से जो निकलती हैं और उनकी ट्रिब्यूटरीज भी काफी सारा पानी कैरी करती हैं। मेन रिवर जो है वो क्या नाम है उनका, चंबल, बेतवा, नर्मदा तो निकल के जा रही है यहाँ से, बट चंबल, बेतवा, शिप्रा ये नदियां हैं जो यहाँ पर इसी रीजन से निकलती है, मतलब ओरिजिनेशन पॉइंट यही है। इसके अलावा और कौन कौन सी नदियां हैं, पार्वती, गंभीर, इंदौर में है खान रिवर, माही रिवर जो है वो भी मालवा प्लेटो से ही निकलती है। तो चंबल, बेतवा, पार्वती, गंभीर, खान, माही, शिप्रा। शिप्रा भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शिप्रा नदी। मेन फीचर क्या है मालवा प्लेटो का, मालवा प्लेटो की नदियों का, कि ये बनाती हैं रेवाइंस और वैलीज, बीहड़ बनाती हैं। बीहड़ नदी का कटाव बहुत ज्यादा होता है इसमें। नदी का कटाव जब ज्यादा होगा तो नदी बार बार अपना रास्ता बदलेगी, जैसे जैसे वो अपना रास्ता बदलती जाएगी तो पुराने रास्ते पे ऐसी कटीली घाटियां बनती जाएंगी। जैसे ये नदी जा रही है, जहां से वो मुड़ रही है वहां पे इरोजन होता जाएगा और घाटियां बनती जाएंगी। मेन जो घाटी बनाने, ये बीहड़ बनाने वाली नदी है वो चंबल, चंबल रिवर बेसिन है। और बीहड़ बनने का रीजन भी यही है कि यहाँ पर इरोजन बहुत ज्यादा होता है। ब्लैक सॉइल है यहाँ पर, ब्लैक सॉइल, काली मिट्टी मेन होती है। वेजिटेशन कैसा है, वेजिटेशन पेड़ पौधे देखते हैं, क्रॉप्स भी देख लेते हैं। क्रॉप्स हैं वीट, सोयाबीन, कॉटन, मेज, ऑयल सीड। वीट, सोयाबीन, कॉटन। सोयाबीन हमको याद है कल ही पढ़ा था हमने, उज्जैन
काफी बड़ा एरिया है जहाँ पर सोयाबीन की खेती होती है। कॉटन, मालवा प्लेटो कॉटन की खेती के लिए फेमस है। मेज, ऑयल सीड, तो ऑयल सीड जैसे जैसे मध्य प्रदेश के नॉर्दर्न साइड जाते जाते हैं तो ऑयल सीड, तिलहन की फसलें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं। और वीट तो है ही। अब क्योंकि ये जो ये एरिया है काफी ड्राई रहता है, क्लाइमेट कैसा है यहाँ पर, मॉडरेट टाइप का क्लाइमेट दिया गया है, माइल्ड समर और एवरेज विंटर। ये इंदौर के क्लाइमेट के लिए बोला था, मालवा प्लेटो का क्लाइमेट नहीं है, मालवा रीजन बोला था। मालवा प्लेटो का ओवरऑल क्लाइमेट देखा जाएगा तो ये सूखा हुआ क्लाइमेट है। तो यहाँ पर किस प्रकार के पेड़ पौधे होते हैं, श्रब्स होते हैं, थॉर्नी श्रब्स, जैसे बबूल, बबूल होता है जैसे। रेनफॉल कितनी है यहाँ पर, 75 से 125 सेंटीमीटर पर ईयर। समर्स के टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री सेल्सियस के होते हैं, विंटर्स के 5 से 20 डिग्री सेल्सियस। सेंट्रल हाईलैंड्स का आखिरी पार्ट यानी मध्य भारत प्लेटो, मध्य भारत के पठार या मध्य भारत प्लेटो। इसकी लोकेशन कहाँ है, नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट रीजन ऑफ मध्य प्रदेश, मेनली कंसिस्टिंग ऑफ लोअर लैंड ऑफ चंबल, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ मध्य प्रदेश। मैप देखें तो मध्य प्रदेश का नॉर्थ, ये नॉर्थ रीजन हो गया मध्य प्रदेश का, और ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ये नॉर्थ वेस्टर्न हो गया। ये जो ये एरिया है ये है मध्य भारत प्लेटो। यहाँ क्या क्या आ जाता है डिस्ट्रिक्ट में, ग्वालियर आ जाता है, मुरैना आता है, श्योपुर आता है, भिंड आता है और नीमच आता है। ये नीमच हो गया और यहाँ पर आ गया ग्वालियर, मुरैना, श्योपुर और भिंड। जो एवरेज हाइट है यहाँ पर वो है 300 से 600 मीटर, सी लेवल से 300 to 600 मीटर ऊंचे है ये। चंबल रीजन इज कन्वर्टेड इनटू रगेड ड्यू टू एक्सटेंसिव इग्नोरेंस ऑफ सॉइल इरोजन। अभी अपन ने बात की थी, नदी काट काट के घाटियां बना देती है सॉइल इरोजन की वजह से। और क्योंकि इस इरोजन को चेक नहीं किया जाता है, किसी भी तरीके का कोई आर्टिफिशियल अरेंजमेंट नहीं किया जाता है जिससे उस इरोजन को रोका जा सके, क्योंकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, इस वजह से यहाँ का रीजन काफी ऐसे घाटियां काफी सारी बन गई, बीहड़ बन गए बहुत सारे। ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर कैसा है, कडप्पा और विंध्या रॉक का सिस्टम मिलता है यहाँ पर, मेनली कडप्पा और विंध्या। हॉट समर एंड कोल्ड विंटर, बहुत ज्यादा गर्मी रहेगी गर्मियों में और बहुत ज्यादा ठंड रहेगी सर्दियों में। रेनफॉल भी बहुत कम होती है, 50 से 75 सेंटीमीटर पर ईयर की एवरेज रेनफॉल है। क्योंकि रेनफॉल कम हो रही है इस वजह से गर्मी भी ज्यादा रहेगी, सूखा मौसम ज्यादा चलेगा, और क्योंकि वाटर बॉडीज बहुत सारी नहीं है तो विंटर्स भी बहुत ज्यादा होंगे। नदी कौन सी है, चंबल, कूनो, सिंध, बनास। इसके अलावा आती है काली सिंध, पार्वती भी यहीं से निकलती है। पार्वती रिवर जो अपन ने मालवा में भी पढ़ी है वो आगे चल के इस वाले रीजन में भी एंटर हो जाती है, पार्वती। फिर आती है सीप, सीप नदी भी है, सीप रिवर। चंबल, कूनो, सिंध, बनास, काली सिंध, पार्वती और सीप, ये नदियां हैं मध्य भारत प्लेटो की। सॉइल कैसा है, एलुवियल सॉइल है। अभी क्वेश्चन आया था MPPSC 2026 2026 में क्वेश्चन आया था कि चंबल के आसपास वाला जो रीजन है मालवा ये मध्य भारत प्लेटो का जो रीजन है उसमें सॉइल किस प्रकार का है, तो एलुवियल सॉइल है वहाँ, और कई जगह पर मिक्स सॉइल भी है, पर मेनली एलुवियल सॉइल है। यहाँ पर ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट है। चंबल और उसकी जो सहायक नदियां हैं, सपोर्टिव ट्रिब्यूटरीज हैं जो, वही रिवर वेजिटेशन को, मतलब नदी के आजू बाजू जो पेड़ उगते हैं उन्हीं की वजह से पेड़ उगते हैं, बाकी आसपास के एरिया में बहुत ज्यादा पेड़ नहीं है। झाड़ियां हैं मेनली बबूल, खैर, खैर बबूल और पलाश। खैर बबूल और पलाश, ये 3 टाइप के पेड़ देखने को मिल जाते हैं यहाँ पर वेजिटेशन के नाम पे। फिर इसके अलावा ये जो ये रीजन है ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इनको घर बनाया गया है चीतास के लिए।
जो विदेश से चीते लेके आए थे उनके लिए यहाँ पर घर बनाया गया था। ग्रासेस मिलती हैं क्योंकि यहाँ पर सिलियारीज, साइकैरम, स्पॉन्टेनियम और कैस्टाडोनेक्स। कैस्टाडोनेक्स इंपॉर्टेंट, कैस्टाडोनेक्स जो ग्रास है उसकी वजह से चीता को लेके आए थे यहाँ। मध्य प्रदेश में चीता के लिए हैबिटेट इन घासों को देख के ही बनाया गया था। तो आज अपन ने पढ़ा है क्या? सेंट्रल हाईलैंड्स, सेंट्रल हाईलैंड मध्य उच्च प्रदेश जो है उसके बारे में पढ़ा है, उसका डिवीजन पढ़ लिया, फिजिकल डिवीजन। उसको टोटल 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है बुंदेलखंड प्लेटो, दूसरा मालवा प्लेटो, तीसरा रीवा बन्ना प्लेटो, चौथी है नर्मदा सोन वैली और पांचवा है मध्य भारत प्लेटो, मध्य भारत के पठार। सेंट्रल हाईलैंड पढ़ लिया है। अब हमारे 2 डिवीजन और बचे हैं। दूसरा है सतपुड़ा मैकल, सतपुड़ा मैकल रेंज, और तीसरा है ईस्टर्न प्लेटो यानी पूर्वी पठार। ये 2 डिवीजन और पढ़ना है हमको, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही।